हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राकेश बड़ोला कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी का एक और व्याख्यान देखेंगे। ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। ध्रुव स्वामिनी नाट्य कला के तत्वों के आधार पर ध्रुव स्वामिनी की समीक्षा करते हैं हम। उससे पहले थोड़ा सा हम कथा सार पढ़ लेते हैं कि ध्रुव स्वामिनी है क्या हुआ था इस नाटक में, क्या है ये ध्रुव स्वामिनी। तो देखिए, गुप्त काल में समुद्रगुप्त हुए थे। उनके दो पुत्र थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। इनमें से चंद्रगुप्त को ही समझा जा रहा था कि वो साम्राज्य का भावी उत्तराधिकारी होगा। लेकिन जैसे ही समुद्रगुप्त की मृत्यु होती है, उसके बाद चंद्रगुप्त जो है अपने भाई रामगुप्त द्वारा फैलाए गए कई षड्यंत्रों में फंस जाता है। परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि अपनी उदारता के कारण चंद्रगुप्त अपने सभी अधिकार अपने बड़े भ्राता रामगुप्त को सौंप देता है। ये जो रामगुप्त को राज्य अधिकार सौंपा जाता है, इसके पीछे रामगुप्त का महामंत्री बनता है शिखर स्वामी। उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। रामगुप्त विलासी प्रवृत्ति का था, धन और शक्ति का उसको लोभ होता था। उस कारण वो राजदंड को प्राप्त कर लेता है, किंतु वह राज्य प्रशासन में हमेशा ही असमर्थ रहा है। वो खुद भी विलासनी स्त्रियों के साहचर्य में व्यस्त रहता था। वो राज्य के प्रति अपने कर्तव्य को अधिक से नहीं निभाता था। तो इसका अनुचित लाभ उठाकर शिखर स्वामी जो है वो पूरे के पूरे राज्य सूत्र को अपने वश में कर लेता है और रामगुप्त अपनी विलासता में ही रहता है। रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी वो उसके इस व्यवहार से उपेक्षित रहती है। उसको एकांत में ही रखा जाता है। कभी कभी तो बात बात पर झल्ला उठती है। रामगुप्त जब शुरू में ध्रुव देवी के कक्ष में आकर पहली बार उससे बातचीत करता है, तो ध्रुव स्वामिनी जो है उसका उत्तर उसके हृदय की खोज का स्पष्ट प्रमाण है। वो क्या कहती है कि इस प्रथम संभाषण के लिए मैं कृतज्ञ हुई महाराज, किंतु मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि गुप्त साम्राज्य क्या स्त्री साम्राज्य से भी बड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, बेचारी जो ध्रुव स्वामिनी थी, ध्रुव देवी थी, उनको कुबड़ों, बौनों और हिजड़ों आदि के साथ भी रहना पड़ता था। वो अपने वर्तमान पर दुखी होकर अपने भविष्य के प्रति चिंतित रहती थी। रामगुप्त के साथ ध्रुव स्वामिनी का विवाह धर्म और अग्नि को साक्षी मानकर हुआ था, लेकिन वो अपने तथाकथित पति रामगुप्त से कभी भी पति सुख प्राप्त नहीं कर पाई। रामगुप्त विलासी प्रवृत्ति का था और उसकी क्रूरता के कारण वो ध्रुव स्वामिनी की घृणा का पात्र बन गया था। उसे अपनी मर्यादा का कोई विचार नहीं था, अपने गौरव की कोई चिंता नहीं थी। इस कारण ही ध्रुव स्वामिनी मन ही मन अपनी मधुर भावना के आधार में अपने पूर्व प्रेमी चंद्रगुप्त को ही चुनौती देती है। और जब ध्रुव स्वामिनी को पता लगता है कि चंद्रगुप्त भी उससे मौन प्रेम करता है, तब ध्रुव स्वामिनी का चंद्रगुप्त के प्रति आकर्षण और अधिक बढ़ जाता है। रामगुप्त को जब इस बात का पता लगता है कि ध्रुव स्वामिनी के हृदय में चंद्रगुप्त के प्रति कुछ है, तो उस पर और कड़ा नियंत्रण रखने लगता है। रामगुप्त राज्य प्रशासन में सर्वथा होने के कारण अपने पूर्ण अधिकार को खो बैठता है। उसकी इस शिथिलता को देखकर कि रामगुप्त ठीक से प्रशासन नहीं चला पा रहा है, शकराज जो है रामगुप्त पर आक्रमण कर देता है और जो रामगुप्त का किला है, दुर्ग है, उसको शकराज के वीर सैनिकों द्वारा घेर लिया जाता है। जब रामगुप्त युद्ध को टालने के लिए शकराज से संधि करने की सोचता है, तो शकराज भी उस संधि के बदले ध्रुव स्वामिनी को प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करता है। इस अशिष्ट शर्त को सुनकर भी रामगुप्त का मन बिल्कुल भी विचलित नहीं होता और वो अपने महामंत्री शिखर स्वामी की सम्मति से रामगुप्त की ये मांग स्वीकार करने का निश्चय कर लेता है। जब रामगुप्त इस बात को स्वीकार कर लेता है, तो उसके इस चरम पतन को देखकर ध्रुव स्वामिनी का हृदय घृणा से भर जाता है। वह रामगुप्त के पांव पकड़कर प्रार्थना करती है कि उसे पर पुरुष को न सौंपे, लेकिन रामगुप्त उसकी एक भी नहीं सुनता। ऐसे कठिन अवसर पर वीर चंद्रगुप्त गुप्त काल की मर्यादा की रक्षा के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होता है
परिस्थितियों की भयंकरता को देखते हुए वह निश्चय करता है कि वो स्त्री वेश धारण करके, चंद्रगुप्त ये निश्चय करता है कि मैं स्त्री वेश धारण करूंगा और महादेवी ध्रुव स्वामिनी के रूप में शकराज के सामने स्वयं उपस्थित होकर इस बात की कोशिश करूंगा कि सारा का सारा खेल ही उलट जाए। और मन ही मन वो शकराज का वध करने का निश्चय कर लेता है। चंद्रगुप्त जब ऐसा सोचता है तो उसके इस साहस को देखकर ध्रुव स्वामिनी उस पर और भी अधिक मुग्ध हो जाती है और उसके साथ शकराज के शिविर में चली जाती है। वहाँ चंद्रगुप्त की तीव्र बुद्धि, व्यवहार कुशलता और वीरता की विजय होती है। शकराज चंद्रगुप्त के हाथों मौत के घाट उतार दिया जाता है और उसकी आश्रयहीन सेना इधर उधर भागने लगती है। वीर चंद्रगुप्त के इस पराक्रम और बुद्धि बल को देखकर सभी सामंत कुमार ये समझने लगते हैं कि चंद्रगुप्त के अंदर भी अपने स्वर्गीय पिता की भांति राजा के सभी गुण विद्यमान हैं और सम्राट समुद्रगुप्त उसे ही उत्तराधिकारी के रूप में चुनना चाहते थे। तब वे एक स्वर में चंद्रगुप्त को अपना सम्राट मान लेते हैं। ध्रुव स्वामिनी सारी सभा के समक्ष अपने अकाट्य तर्कों द्वारा रामगुप्त के राक्षस विवाह से मुक्ति प्राप्त कर लेती है। पुरोहित भी उसे चंद्रगुप्त की पत्नी और महारानी के रूप में स्वीकार कर लेती है। स्थिति में आकस्मिक परिवर्तन देखकर शिखर स्वामी, जो रामगुप्त का महामंत्री हुआ करता था, वो कुछ विरोध करता है, लेकिन परिस्थिति की प्रतिकूलता को देखकर वो चुप हो जाता है। रामगुप्त, जो चंद्रगुप्त का बड़ा भाई था, निराश होकर चंद्रगुप्त पर पीछे से प्रहार करके बदला लेने की कोशिश करता है। उसके इस दुष्कर्म पर क्रोधित होकर जो सामंत कुमार होते हैं वो तुरंत रामगुप्त का वध कर देते हैं। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त अपनी सच्चरिता, वीरता, व्यवहार कुशलता, बुद्धि प्रखरता और सभ्यता के बल पर अपनी प्रियसी ध्रुव स्वामिनी के साथ निष्कंटक और लोकप्रिय राज्य भोगता है। तो ये थोड़ा सा ध्रुव स्वामिनी का एक सारांश, ताकि आपको पता लगे कि ध्रुव स्वामिनी में क्या क्या घटना घटित हुई थी। इसमें कई पात्रों का समावेश है। एक दो पात्रों के बारे में चरित्र चित्रण के रूप में आपको बताया जाएगा। तो ये आज आपने देखी कि ध्रुव स्वामिनी की सार जो है वो क्या है, क्या ध्रुव स्वामिनी होती है। इससे और संबंधित प्रश्नों को अगले व्याख्यान में समझाया जाएगा। तब तक के लिए डॉक्टर राकेश बडोला आप सभी को धन्यवाद कहते हैं।